स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग पुरस्कार से संबंधित रचनाएं पढ़ रहे थे, उसी में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में समझा था, जाना था, पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो अगला जो पुरस्कार है वो हमारा आता है व्यास सम्मान, यानी व्यास सम्मान, व्यास पुरस्कार। तो इसके बारे में हम जानेंगे। पॉइंट है हमारा, व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यानी हमारे अगर हम साहित्य की दुनिया में अगर देखें तो साहित्य की दुनिया में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाला जो हमारा पुरस्कार है वो है व्यास सम्मान। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था, यानी के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इस व्यास सम्मान के तहत प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 4 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। पॉइंट अगला हमारा आता है कि 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित मुख्य रूप से हिंदी भाषा की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्र हो सकती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक मेन मतलब एक मुख्य बात ये है कि जो ये व्यास सम्मान होता है ये केवल हिंदी साहित्य को दिया जाता है। हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए के बिरला फाउंडेशन ने इस पुरस्कार को प्रारंभ किया था और ये 91 में किया गया था। ठीक है, तो ये जैसे अभी हमने इससे पहले जो पुरस्कार देखा था वो था संविधान में जो 22 भाषाएं हैं हमारी, उन सारी भाषाओं को मिलता है अपना अपना अलग अलग। लेकिन ये जो हमारा व्यास सम्मान है ये केवल हिंदी भाषा को ही दिया जाता है। तो हिंदी भाषा के साहित्य को दिया जाने वाला ये एक पुरस्कार है व्यास सम्मान। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले यह किसको मिला था। तो यह सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। और उनकी कौन सी कृति के लिए? तो भारत के भाषा परिवार और हिंदी। उन्होंने ये अपनी पुस्तक लिखी, भारत के भाषा परिवार और हिंदी के बारे में उन्होंने लिखा। तो साहित्यकार डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। तो 1991 में ये पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया इस। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि व्यास सम्मान का पहला पुरस्कार किसको दिया गया, तो आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नीला चांद। नीला चांद उपन्यास है। इसके जो उपन्यासकार हैं शिव प्रसाद सिंह, इन्होंने इसको रचा है और ये मिला 92 में। ठीक है, आगे हम देखते हैं मैं वक्त के हूँ सामने। मैं वक्त के हूँ सामने ये काव्य है, कविता है, जो किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की। तो गिरिजा कुमार माथुर की जो कविता है मैं वक्त के हूँ सामने, इस कविता के लिए 1993 में व्यास सम्मान दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सपना अभी भी। सपना अभी भी ये कविता है, किसकी कविता है? धर्मवीर भारती की। और इनको जो ये व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया 1994 में दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। आत्मजयी। आत्मजयी ये कविता है, काव्य है, कुंवर नारायण की है, कुंवर नारायण की। और 1995 में 95 में यह पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह जो रचना है राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है। और इसको पुरस्कार 1996 ईस्वी में दिया गया, यानी 96 में यह पुरस्कार इस हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए राम स्वरूप चतुर्वेदी को दिया गया। उत्तर कबीर व अन्य कविताएं। उत्तर कबीर व अन्य कविताएं काव्य है, यानी कविता है, केदारनाथ सिंह की है। और इनको यह पुरस्कार 1997 में दिया गया इस कृति के लिए। ठीक है, और कृति का नाम क्या है? उत्तर कबीर व अन्य कविताएं, रचनाकार केदारनाथ सिंह। आगे बढ़ेंगे हम। 5 आंगनों वाला घर। 5 आंगनों वाला घर उपन्यास है। यह उपन्यास है गोविंद मिश्र का
और गोविंद मिश्र को इस उपन्यास यानी 5 आंगनों वाला घर, इस उपन्यास के लिए 1998 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया व्यास सम्मान के द्वारा। आगे हम देखेंगे विश्रामपुर, विश्रामपुर का संत। अब ये दिया है हमारा उपन्यास विश्रामपुर का संत। उपन्यास है श्री लाल शुक्ल का उपन्यास है और इसको व्यास सम्मान मिला 1999 ईस्वी में। 99 में श्रीलाल शुक्ल को उनके उपन्यास विश्रामपुर का संत के लिए व्यास सम्मान दिया गया। पहला गिरिमिटिया उपन्यास है, ये गिरिराज किशोर का उपन्यास है और 2000 में इसको व्यास सम्मान दिया गया। आलोचना का पक्ष ये आलोचना है और यह रमेश चंद्र शाह की आलोचना है और यह 2001 में व्यास सम्मान से पुरस्कृत की गई। हम देखते हैं अगला पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। यह काव्य है, कविता है। किसकी है? कैलाश वाजपेयी की कविता है। 2002 में इसको व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। आगे आता है उपन्यास आवा उपन्यास है, ये किसका है? चित्रा मुदगल का, सॉरी, ठीक है। तो चित्रा मुदगल का यह उपन्यास है आवा, ये 2003 में व्यास सम्मान से सम्मानित हुआ। कठगुलाब उपन्यास है, ये मृदुला गर्ग का है। 2004 ईस्वी में यानी 2004 ईस्वी को यह व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। कथा सतीसर यह उपन्यास है, चंद्रकांता का है और यह 2005 ईस्वी में व्यास सम्मान से पुरस्कृत हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कवित का अर्थात एक आलोचना है जो परमानंद श्रीवास्तव की है और 2006 में इसे पुरस्कार दिया गया व्यास सम्मान। समय सरगम उपन्यास है, समय सरगम कृष्णा सोबती का लिखा हुआ उपन्यास है और 2007 में इस उपन्यास को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। एक कहानी यह भी आत्मकथा है मन्नू भंडारी की आत्मकथा एक कहानी यह भी 2008 ईस्वी में इसको व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। इन्हीं हथियारों से उपन्यास है अमरकांत का और इस उपन्यास को 2009 में व्यास सम्मान दिया गया। फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य है, कविता है, विश्वनाथ तिवारी की कविता है और 2010 में इस कविता को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। आम के पत्ते काव्य है, कविता है, रामदरस मिश्र की ये कविता है आम के पत्ते और 2011 में इस कविता को पुरस्कृत किया गया व्यास सम्मान से। न भूतो न भविष्यति उपन्यास है और नरेंद्र कोहली के द्वारा रचा ये उपन्यास है जिसे 2012 में व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। व्योमकेश दरवेश जीवनी है, विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा रची हुई। 2013 में इसे व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, इन्हें याद रखना है, सारे जितने भी हैं एक एक करके इनको दोहराते रहिए सबको। ये जो यहाँ पे रचनाएं हैं ये अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। ज़रूरी नहीं है कि इनके पुरस्कार से संबंध में ही आपसे ये पूछी जाए, सामान्य तौर पर भी आपसे ये पूछी जा सकती हैं, तो इनको याद रखना है क्योंकि यह प्रसिद्ध हैं, इनको पुरस्कृत किया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे देखेंगे प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। ये एक आलोचना है। किसकी आलोचना है? कमल किशोर गोयनका की, जो 2014 में पुरस्कृत की गई व्यास सम्मान से। क्षमा काव्य यानी कविता है सुनीता जैन की, जो 2015 में
इसको पुरस्कार मिला व्यास सम्मान का। काटना शमी का वृक्ष पदम पंखुरी, पदम पंखुरी की धार से। काटना शमी का वृक्ष पदम पंखुरी की धार से, ये एक उपन्यास है जो सुरेंद्र वर्मा का लिखा हुआ है और 2016 में इसे व्यास सम्मान दिया गया। दुखम सुखम, दुखम सुखम ये भी एक उपन्यास है, ममता कालिया के द्वारा रचा गया यह उपन्यास है और 2017 में इसे व्यास सम्मान प्रदान किया गया। जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह है, कविताओं का संग्रह है, लीलाधर जुगड़ी का ये संग्रह है और 2018 में इसे 2018 में इसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। कागज की नाव, कागज की नाव उपन्यास है, ये नासिरा शर्मा के द्वारा रची हुई उपन्यास है, रचा हुआ उपन्यास है, सॉरी। 2019 ईस्वी में इसको पुरस्कार दिया गया व्यास सम्मान, ठीक है। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास है जो किसके द्वारा लिखा गया है? प्रोफेसर शरद पगारे के द्वारा लिखा गया उपन्यास है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। 2020 में इसे व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। महाबली नाटक है, महाबली नाटक ये किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? असगर वजाहत के द्वारा ये लिखा गया नाटक है जिसे पुरस्कार मिला है 2021 में व्यास सम्मान। पागल खाना, पागल खाना उपन्यास है जो ज्ञान चतुर्वेदी के द्वारा रचा गया है पागल खाना और इसे पुरस्कार मिला है 2022 ईस्वी में। अगला है यादें यादें और यादें, संस्मरण है जो पुष्पा भारती के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है और इसे पुरस्कार मिला है 2023 में व्यास सम्मान, ठीक है। कौन देश को वासी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी ये एक उपन्यास है, सूर्यबाला के द्वारा रचा उपन्यास है जिसे 2024 में पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा इनको ऐसे ही आराम आराम से आपको अपने जहन में कैसे करना है, याद करना है। मैंने आपको पहले भी बताया, लास्ट क्लास में भी यही कहा कि ये सब हमें रटना ही पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो उसे सुनिए, सुनकर उसको अपने दिमाग में आंख बंद करके एकदम से अपने दिमाग में याद करने की कोशिश करिए कि कौन सा किसके द्वारा रचा हुआ है, ठीक है। अब इसी क्रम में 2025 का जो पुरस्कार मिलेगा व्यास सम्मान, तो जैसे ही अपडेट होगा आप लोगों को अपडेट कर लेना है। जो करंट वाला होगा इसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है परीक्षा में आने की। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार हम देखते हैं। अगला पुरस्कार है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से हिंदी कब कब सम्मानित हुई है इसे हम देखेंगे। सबसे पहले तो जानिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिलता है, इसमें क्या मिलता है, किस किस को मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा। देखो एक चीज ये ध्यान रखिएगा, कौन सा पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है इस फैक्ट को भी आपको याद करना है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा में लिखता हो इस पुरस्कार का हकदार है, यानी इस पुरस्कार के योग्य है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। वाग्देवी मतलब सरस्वती, ठीक है। तो सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है ना, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र होता है और वाग्देवी की प्रतिमा। आगे देखेंगे 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से प्रारंभ हुए इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए तक कर दिया गया, जो वर्तमान समय में 11 लाख रुपए हो चुका है। शुरुआती दौर में यह पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था, ठीक है, पहले शुरू में।
तो लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था। लेकिन कुछ समय के बाद यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। मतलब पहले तो एकल कृति के लिए कृति का नाम देकर यह सम्मान दिया जाता था, फिर यह सम्मान उस लेखक की संपूर्ण जो भी उसने लिखा है यानी भारतीय साहित्य में, अब उसने भारतीय साहित्य का मतलब यहाँ पे सारी भाषाओं से संबंधित आ गया, यानी जितने भी हमारे संविधान में भाषाएं दी हुई हैं उन सारी भाषाओं में से किसी एक को मिलता है ये, यानी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये सारी भाषाओं को नहीं मिलता, भाषाओं में से किसी एक को। तो यहाँ पर अब ये क्योंकि भाषाओं में से किसी एक को मिलता है तो किस साहित्यकार ने अपनी भाषा के लिए कितना योगदान दिया है उस हिसाब को देखते हुए कि पूरे भारतीय भाषाओं में किस साहित्यकार का एक श्रेष्ठ योगदान रहा है पूरे जीवन में उसके, तो पूरे जीवन में उसने जो कुछ भी लिखा है, जहाँ तक भी अगर मान लो कम उम्र में ही उसने बहुत अच्छा लिख दिया है तो उसको कम उम्र में भी मिल जाएगा। तो यानी भारतीय साहित्य में उसका क्या योगदान है उसके लिए यह दिया जाने लगा है। 2024 तक हिंदी भाषा के लेखकों को यह 11 बार मिल चुका है। तो सबसे ज्यादा यह पुरस्कार किस भाषा को मिला है, तो हिंदी भाषा को मिला है। हिंदी भाषा को अब तक यह यानी 2024 तक ये 11 बार मिल चुका है ये वाला पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अब हम देखेंगे किसको कब कब मिला है वो हम जान लेते हैं। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में जो यहाँ प्रश्न बनेगा वो ये बनता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार ये वाला पुरस्कार किसको मिला या हिंदी में ये किसको मिला है। जैसे इसमें हमें क्रम भी थोड़ा याद करना पड़ता है कि क्रम कौन सा है हमारा, उसके अनुसार हम चलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे ये सबसे पहले हिंदी को जब मिला तो हिंदी को ये चौथा पुरस्कार था, यानी हिंदी को मिलने वाला ये चौथा पुरस्कार था, चौथे नंबर पर 1968 ईस्वी में ये मिला किसको, सुमित्रा नंदन पंत को और उनकी कृति चिदम्बरा को। तो चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, ये सुमित्रा नंदन पंत आते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यानी चिदम्बरा को चौथा पुरस्कार था ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला। फिर उसके बाद आता है उर्वशी। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का, यानी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचा उर्वशी, इसके लिए ये 8वां पुरस्कार मिला 1972 ईस्वी में, यानी 1972 में ये फिर दूसरी बार हिंदी को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। कितनी नावों में कितनी बार, आपने देखा होगा बहुत बार ये आ चुका है परीक्षा में, कितनी नावों में कितनी बार किसका रचा हुआ है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो अज्ञे जी का ये रचा हुआ है और अज्ञे जी को ये 14वां यानी 8 के बाद फिर 14वें नंबर पर इनको मिला 1978 ईस्वी में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यामा। यामा को मिला ये महादेवी वर्मा का रचा हुआ है। ठीक है, तो यामा संकलन है महादेवी वर्मा का, ये 1982 ईस्वी में फिर 18वां पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी में इन 4 लोगों को इन कृतियों के लिए ये मिला, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 1984 ईस्वी के बाद यानी इस सन के बाद यह पुरस्कार लेखक के समग्र योगदान को दिया जाने लगा, यानी अब कृति नहीं है। तो अब कृति नहीं है तो अब यहाँ पे हमें याद रखना होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसको कब मिला है। ये अभी तक तो कृतियां थी, तो ये हमारी 4 कृतियां हैं, चिदम्बरा, उर्वशी, कितनी नावों में कितनी बार और यामा, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब उसके बाद बात आती है लेखक की। तो संपूर्ण साहित्य के लिए ये जो लेखक है हमारा 1992 ईस्वी में 28वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नरेश मेहता को मिला। ठीक है, 92 में, तो 92 में 28वां नरेश मेहता को मिला। फिर उसके बाद आता है 99 यानी 92 के बाद सीधा आया 99, 1999 में 35वां, ये 35वां निर्मल वर्मा को मिला। लेकिन ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए है कि निर्मल वर्मा हिंदी के लिए और वहीं पे पंजाबी के लेखक को, जो पंजाबी लेखक गुरदयाल हैं, उनके साथ संयुक्त रूप में मिला। तो यानी हम कह सकते हैं 99 में 2 लेखकों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला संयुक्त रूप से, पंजाबी भाषा के लिए गुरदयाल को और हिंदी भाषा के लिए निर्मल वर्मा को। फिर उसके बाद 2005 में 41वां, ठीक है, 2005 में 41वां
कुंवर नारायण के लिए ये मिला, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 2009 में 45वां आ जाता है, ये अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल, इन दोनों को मिला, ठीक है, दोनों ही हिंदी के हैं, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, दोनों को ये संयुक्त रूप से मिला 2009 में। फिर 2013 में फिर दोबारा से हिंदी के लिए मिला 49वां, जो केदारनाथ सिंह को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। फिर उसके बाद 2013 के बाद 2017 में मिला 53वां, ठीक है, फिर 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसको? कृष्णा शोभती को, ठीक है। तो कृष्णा शोभती को मिला, जो हिंदी में प्रथम महिला हो गई ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली। फिर उसके बाद आता है हमारा 2024 में, तो 2024 में अब ये 59वां जो मिला है, ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला, यानी विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इसी के साथ जो विनोद कुमार शुक्ल हैं, इस सम्मान को पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक बन गए हैं, यानी छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं हिंदी में, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, जो उन्हें 2024 को मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। अब जो करंट आएगा 2025 में, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि 2025 में किसको मिलता है। हो सकता है कि हिंदी भाषा भी हो सकती है वो, और हो सकता है अन्य भाषा भी हो सकती है, तो वो चाहे कोई सा भी हो, कोई सी भी भाषा हो, आपको वो याद करना पड़ेगा, है ना। अपडेट 2025 का जो पुरस्कार है वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां से ये प्रश्न आ सकता है कि ना, इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा को मिला, तो भाषा हम पढ़ ही रहे हैं, तो भाषा में भाषा आ जाएगा, तो उसको भी आपको याद में रखना है, ठीक है। तो 2025 को आपको अपडेट करना है जब भी अनाउंस होगा। आगे बढ़ेंगे हम। अगला पुरस्कार आता है हमारा सरस्वती सम्मान, ठीक है। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है। तो यह है सरस्वती सम्मान, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह भी ज्ञानपीठ पुरस्कार के जैसा है, यानी जो वो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह कृति सम्मान वर्ष के पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक हो सकती है। इसका कहने का मतलब है, मान लीजिए कि जैसे इस बार उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2025 में किसी क कृति को यह पुरस्कार दिया जाने वाला है। अब ये जो क कृति है, ये 2025 से लेकर, यानी 2025 से लेकर 2015 तक के बीच की, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2015 से लेकर 2025 के वर्ष में किसी वर्ष में भी ये प्रकाशित हुई कृति हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि 2024 में या 2025 में जो प्रकाशित हुई उसके लिए दिया जाएगा। ये पिछले 10 वर्ष के अंदर अगर कोई कृति किसी के द्वारा लिखी गई है तो उसमें से ये छाटी जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। चलिए आगे दिया है, इस सम्मान में शॉल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, नगद दिए जाते हैं, ये धनराशि दी जाती है। तो यह सम्मान किसको दिया गया है? अब ये सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 ईस्वी में से हुआ है, ठीक है। और हिंदी भाषा में ये कब कब किस किस को मिला है तो ये हम देखते हैं। ये पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को मिला था और उनकी आत्मकथा के लिए मिला था। और उनकी आत्मकथा जो उन्होंने 4 खंडों में अपनी आत्मकथा प्रकाशित करी थी, तो उसके लिए इनको दिया गया। और इनकी चारों आत्मकथा का नाम क्रमशः याद कर लीजिए, कभी कभी आ जाता है। सबसे पहले आई थी क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरे नंबर पे आई थी नीड़ का निर्माण, फिर तीसरे नंबर पे आई थी बसेरे से दूर, और चौथे नंबर पे आती है यानी बसेरे से दूर, ठीक है, इतना है। और 10 द्वार से सोपान तक, तो ये 4 इनकी आत्मकथा हैं।
हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। तो इन्हें जो पुरस्कार मिला 91 में मिला, सबसे पहला पुरस्कार इनको ही मिला इन चारों कृतियों के लिए, चारों आत्मकथाओं के लिए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। तो याद रखिएगा इस चीज के बारे में कि इन चारों के जो रचनाकार हैं ये हरिवंश राय बच्चन हैं। तो ये चारों ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे उसके बाद धूल पौधों पर ये उपन्यास है गोविंद मिश्र का 2013 में, ठीक है। अब देखो 91 के बाद ये फिर सीधा जो सरस्वती सम्मान है ये 2013 में मिला है हिंदी को, बहुत लंबे समय के बाद। और मैं तो यहाँ हूँ ये कविता संग्रह है फिर रामदरस मिश्र का, जो 2021 में, फिर 13 के बाद 21 में मिला है ये। और 2024 का जो था यानी करंट अभी लास्ट में 2024 में सरस्वती सम्मान जो है वो संस्कृत को मिला है। तो संस्कृत के जो विद्वान हैं भद्रेश दास स्वामी, उनकी जो पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसके लिए उन्हें यह सरस्वती सम्मान दिया गया। तो अब जैसे क्योंकि हमें 21 के बाद नहीं मिला है तो उसके बाद हमारा 24 का हमने याद रखा था करंट। अब आप लोगों को क्योंकि आपकी परीक्षा जब तक होगी तब तक आपको 2025 का भी आ जाएगा, तो ये अपडेट आपको यहाँ पर याद कर लेना है, यहाँ इसमें पुरस्कार के लिए याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इस तरह से जो हमने पुरस्कार के बारे में देखा, जितने भी देखे, तो ये सारे जितने मैंने अभी तक आपको बताए लास्ट क्लास से लेके अभी इस क्लास तक, सारी पंक्तियों को याद कर लो। देखो साहित्य याद करने के लिए बहुत है आपको। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें मैं यहाँ आपको याद करवा रही हूँ उन चीज़ों को एकदम से आपको याद कर लेना, ये नहीं सोचना मैम ये तो इतने सारे हो जाएंगे। आप सोचो इतने सारे में से मैं आपको इतना सा दे रही हूँ याद करने के लिए, और इसमें ज़्यादातर संभावना है आपकी परीक्षा में से मिल जाने की। तो बहुत सारे में से थोड़ा सा जो करवा रही हूँ तो उसको आप लोग अच्छे से समझ लो, याद कर लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इसके बाद, ये हमारे पुरस्कार हो गए हैं, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा, एक बहुत ज़्यादा पॉइंट आता है कि काल के अनुसार से हमारी कुछ पंक्तियां होती हैं कि ये पंक्ति किसकी कही गई है। तो उन कुछ पंक्तियों को हम लेकर आएंगे जो कुछ फेमस पंक्तियां हैं, तो उन पंक्तियों को हम यहाँ पर आगे आने वाले पॉइंट पे हम उन पंक्तियों को याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।